यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम स्टेटसोमेटर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करेंगे, राइट। फोर्सेस मैं नहीं डिस्कस करूंगा, जैसे कि स्टार्टिंग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आती हैं, लंदन फोर्सेस, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डायपोल, राइट। तो उसके बाद आते हैं लॉस, गैस लॉस, वो भी ऑलमोस्ट सबको आते ही हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ। गैस लॉज में से भी एज सच कुछ नहीं, कम ही आता है, न्यूमेरिकल हो सकता है आ जाए, किस्मत है आपकी, ठीक है। आगे टॉपिक बहुत पड़े इंपॉर्टेंट। तो बॉयल्स लॉ कहता प्रेशर इनवर्सिबल टू वॉल्यूम, यानी कि P1 V1 इक्वल्स टू, यानी कि P1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं ग्राफ्स भी नहीं करा रहा क्योंकि ग्राफ ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। तो ऐसा नहीं है कि इस पे क्वेश्चन आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है। गेल-लुसाक्स लॉ, इसका जैसे ये है वैसे ही है वो भी। प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट मोल्स। तो क्या आ जाएगा, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। उसके बाद क्या आएगा, एवोगाड्रोस लॉ। ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ये तो उसमें है ना, वॉल कंसेप्ट में, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सेज दैट कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू इनवर्स ऑफ डेंसिटी, रूट ऑफ इनवर्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, एंड रेट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इनवर्स इक्वल टू मोलर मास। जितना मोलर मास ज्यादा उतना रेट कम, ये भी रूट में होती वैल्यू। तो इससे हम काफी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चे। ये हमने बहुत डिटेल में किए हैं, इसके क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, लेक्चर्स अब ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो अगर देखने हो। ये थे लॉ सारे। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन आ जाती है जो कि कहती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। उसके बाद आती है हमारी किनेटिक गैस इक्वेशन, क्या होती है 1/3 MnU बार स्क्वायर इक्वल टू KT। ठीक है, किनेटिक गैस इक्वेशन याद है सबको। हाँ जी बच्चे, बोलो। करवा दो सर। वादी लिख दी मैंने। KT नहीं होता, पीवी होता है। मैं सोचूं के कहां से आ गया। पीवी इक्वल टू 1/3 MnU बार। एम यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मास, सॉरी एम मास। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू बार क्या है, आरएमएस स्पीड, ठीक है। और किनेटिक एनर्जी, एक और रिलेशन ड्राइव करा रहा हूँ। किनेटिक एनर्जी क्या होती है एक मॉलिक्यूल की, क्या आएगी, हाफ एम यू बार स्क्वायर। और एन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या आ जाएगी, हाफ एम एन आ जाएगा साथ में यू बार स्क्वायर, है ना। दिस इज फॉर एन मॉलिक्यूल्स। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ से क्या मिला हमें, किनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, ये क्या बन गया, पीवी
kinetic energy equals to 3/2 PV, है ना? And we know PV equals to RT, nRT for 1 mole. PV equals to RT. तो क्या आ जाएगा 3/2 RT. This is kinetic energy of 1 mole gas. ठीक है? एक मॉलिक्यूल की कैसे आएगी देखो. Kinetic energy of 1 molecule 3/2 R by एवोगाड्रो से डिवाइड कर दोगे और ये हमारा बन जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और यहाँ से आप सीधा रिलेशन देख सकते हो. किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आगे समझ? ये पहले कराया हुआ, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ एक बार दोबारा. चले बच्चे आगे. यस सर. चलो इसके बाद आती है स्पीड. 3 तरह की स्पीड होती है हमारे पास. URMS, U most probable, and U average. फॉर्मूले याद है किसी को? RMS जो होती है सबसे ज्यादा होती है 3 RT/m रूट, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है, ये होती है 2 RT/m. और एवरेज तो एवरेज होती है 3 और 2 के बीच में, है ना, यानी कि 8/π. इसको ऐसे याद रखोगे आप. 8/π करोगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा ना नंबर. तो ये फॉर्मूले आपके, हाँ, तो ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं स्पीड निकालने के लिए. तो फॉर्मूले इसमें यही है. म्यू RMS के बाद क्या है? RMS के बाद मोस्ट प्रोबेबल. यस सर. मोस्ट प्रोबेबल. और इसका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनता है स्पीड के लिए, कुछ ऐसा होता है ना. ये टच नहीं होगा, आगे जाएगा. तो ये होती है सबसे ज्यादा, या इधर होते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल मतलब जहां पे फ्रैक्शन मैक्सिमम है. यू मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ होती है यू एवरेज, और यहाँ होती है यू आरएमएस. रूट मीन स्क्वायर स्पीड. यू आरएमएस लिख लो या ऐसे यू बार लिख लो, एक ही बात. क्लियर है? चले आगे. इसके बाद किनेटिक गैस थ्योरी के कुछ फेलियर है ना. जैसे कि किनेटिक गैस थ्योरी ने सपोज किया था कि इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी नेग्लेक्टेड. लेकिन ऐसा नहीं होता. एट हाई प्रेशर, अगर मैं प्रेशर हाई कर दूंगा तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो काफी रहेगा, है ना, इन एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता. मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ सिर्फ इस केस में, जब गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो. ठीक है, तो ये पोस्टुलेट गलत था. दूसरा पोस्टुलेट जो गलत था, किनेटिक गैस थ्योरी कहती है कि गैसेस के बीच में फोर्सेस जीरो होती हैं. ऐसा नहीं है, बिकॉज लाइक गैसेस आर लिक्विफेबल, इट मींस देयर मस्ट एग्जिस्ट सम फोर्स. तो ये दो पोस्टुलेट थे जिसको हमने सर स्पीड का ग्राफ दिखाना. तो ये दो पोस्टुलेट थे जो हम यूज करके रियल गैस इक्वेशन लिखेंगे. इसके ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है. हो गया सर. इसके ग्राफ, इस पे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है. कंसेप्ट सारे दिमाग में रहने चाहिए, और गलती का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास, है ना. चलो आगे चलते हैं. रियल गैस इक्वेशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. P plus a n square by v square v minus n equals to nRT. ठीक है, मैं कर्व बना देता हूँ. फॉर रियल गैसेस, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल्स टू कांस्टेंट. फॉर रियल गैसेस सिर्फ दो गैसें ऊपर जाती हैं, हाइड्रोजन हीलियम. बाकी सारे पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे. ठीक है जी. और जो गैस नीचे आती है, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आता है, और मार्च में आया था ये क्वेश्चन. और मैं आपको बता दूं, जो 20 का, अभी जो 22 का पेपर था वो पिछले पेपरों से डिफिकल्ट था. मार्च की शिफ्ट से डिफिकल्ट था, जो एनालिसिस बताते हैं. ठीक है,
ओवरऑल पेपर इजी था लेकिन उनसे डिफिकल्ट था। तो आपकी देखो कैसा पेपर आता है वो। तो ये रियल गैस इक्वेशन है, नोट कर लो जल्दी से। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं जल्दी। चलें आगे। चलें बच्चे आगे। देखो यस सर। यस सर। तो मैं एक बार इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, p प्लस ए एन स्क्र बाई वी स्क्र। देखो इसके यूनिट्स भी पूछ सकता है वो, और ये भी पूछ सकता है कि ए किसका बड़ा होता है, बी किसका बड़ा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। देखो बी डिपेंड करता है, बी बताता है, ए बताती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी हैं पार्टिकल्स के बीच में, बी बताता है, बी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि आउट ऑफ NH3 एंड CO2 ए किसका बड़ा होगा, तो आप लोग कहोगे सर NH3 का। क्यों? NH3 में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ए इसका होगा बड़ा। अब मैं अगर बात करूं इसी क्वेश्चन में साइज की, तो आप कहोगे सर NH3 का जो साइज है यानी कि बी वो छोटा होगा। ऐसे बात समझ आ गई? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कुछ गैसें ऐसे जाती हैं, कुछ ऐसे जाती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर, बाकी सारी गैसें नीचे। और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक और गैस आ जाएगी, ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो फॉर आइडियल गैस क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू, ये अच्छे से समझ लेना। फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू nRT पर 1 मोल, पीवी इक्वल्स टू RT। पीवी फॉर नॉन आइडियल गैस यानी कि फॉर रियल गैस है ना, रियल गैस के लिए क्या होगा, पीवी विल नॉट बी इक्वल्स टू RT। इट मींस पीवी बाई RT इक्वल्स टू Z, जिसको हमने नाम दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और या तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा 1 से, है ना। अगर 1 होगा तो आइडियल गैस बन जाएगी। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे प्रेशर है, दिस ग्राफ इज बिटवीन पीवी एंड पी। तो होता क्या बच्चे, जैसे मैंने प्रेशर लगाया, ये मेरे पास गैस है, मैंने प्रेशर लगाया है ना, प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम तो कम होगा अगर वॉल्यूम एकदम से, अगर फोर्सेस स्ट्रांग हो, अगर फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो पार्टिकल जैसे ही पास आएगा तो बहुत ज्यादा पास आ जाएगा, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा पास आएगा तो पीवी का प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा, जैसे कि इस केसेस में हो रहा है। पीवी का प्रोडक्ट इतना इतना होना चाहिए था, मैं लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ, इतना होना चाहिए था लेकिन इतना है ना। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब इंटरेक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी। तो इसका मतलब पीवी का जो प्रोडक्ट है वो छोटा रह गया आरटी से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में Z will be less than 1. It means gas is more compressible than ideal behavior. आगे समझ। इसी तरह इसके उल्टा अगर हो, Z greater than 1 तो gas is less compressible than ideal behavior as in case of H2 and helium। ऐसा क्यों होता है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ये नोट कर लो जल्दी से। देखो इस पे मैंने टाइम दिया, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से और आएगा क्या इस चैप्टर से, यही तो है। चलें आगे। बोलो जी। यस सर। चलो अच्छा, हमारे पास इक्वेशन थी ये। सर जेड क्या है, पीवी बाय आरटी सर?
हाँ हाँ, अगर पहले नहीं किया वो चैप्टर तो एक बार करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत आता है, अगर नहीं आता तो मत करो। ये वाला तेरा ये वाला पेपर है देव? नहीं सर। नहीं है ना, तो तू कर सकता है। अभी फोर्थ एग्जाम की डेट थी, डेट तो नहीं आई ना? 20 के बाद ही होएगा। 26 अगस्त टू सितंबर के बीच बीच हो सकते हैं। बस ठीक है, बढ़िया होगा, रिजल्ट के बाद ही आएगा मतलब, है ना? J3 का रिजल्ट आएगा यस सर। बढ़िया होगा, होना चाहिए था, टाइम मिल गया अब। अच्छा मेरी बात सुनो, हीलियम और हाइड्रोजन के केस में Z होता है ग्रेटर देन 1। ये आपको सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि Z की वैल्यू क्या होती है इनके लिए। हमेशा क्वेश्चन में ये भी आ सकता है ऑलवेज, तो ऑलवेज वाली टर्म हो जाएगी सही। क्यों होता है इसका आंसर भी है हमारे पास, देखो हीलियम और हाइड्रोजन का साइज होता है बहुत छोटा, तो ए को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होएगी। A n square by v square will be very less than p, it can be neglected. Similarly, और क्या होगा, साइज, अगर हाई प्रेशर पे भी मैं बात करूं तो हाई प्रेशर पे हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, साइज को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना? तो क्या बन जाएगा, p v माइनस एन को मैं 1 कर रहा हूं इक्वल टू आर टी, ब्रैकेट खोलिए क्या आ गया, pv माइनस pv इक्वल टू आर टी। सारी क्वेश्चन को आर टी से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, pv बाई आर टी। पीवी बाई आर टी क्या होता है, जेड इक्वल्स टू आर टी बाई पीवी प्लस, ये ऐसे ही आएगा? नहीं आएगा, वेरी गुड, क्या कर दिया मैंने। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने डिवाइड करना था आर टी से, पीवी बाई आर टी जेड होता है, उधर 1 आएगा, है ना? चलो मैं पूरा स्टेप कर देता हूँ, पीवी बाई आर टी, इसको उधर ले जाते हैं इसी स्टेप में, आर टी बाई आर टी प्लस पीवी बाई आर टी। अब ठीक है, अब पीवी बाई आर टी जेड होता है, आर टी बाई आर टी 1 प्लस पीवी बाई आर टी, तो देखो जेड ग्रेटर देन 1 आया। ठीक है बच्चे, तो ए की वैल्यू बहुत छोटी होती है इसलिए निगलेक्ट हो जाती है। क्लियर है सबको? अगर हम बी भी निगलेक्ट कर देते तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाता, इसलिए नहीं दिया, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। चलो आगे, तो ये थी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद एक चीज और आती है, क्रिटिकल फिनोमेना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह मैं नहीं कराऊंगा, इसमें ही आती है ना, CO2 NH3, which gas is more compressible? Yes, NH3 because of hydrogen bonding। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, CO2 का NH3 का? जल्दी बोलो, क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, CO2 NH3? बोलो यार, क्रिटिकल, याद रखना मेरी बात, गैस which is more easily compressible must have a high critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, मान लो CO2 NH3 की बात, चलो इनकी बात कर लेते हैं। मान लो 150 केल्विन टेम्परेचर है और हमने इसको कंप्रेस किया, CO2 को, ये कंप्रेस होगी, इसको किया ये भी होगी, फिर हमने टेम्परेचर कर दिया 160, ठीक है, इस पे भी कंप्रेस होगी, ये भी होगी, फिर हमने टेम्परेचर किया 161, 161, ये कंप्रेस नहीं हुई, ये होगी। तो अब मेरे को बताओ फोर्सेस किस में स्ट्रॉन्ग है, NH3 में, है ना? तो वो टेम्परेचर, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, अगर मैं बीच वाले नंबर छोड़ दूं 160.1 160.2 वो छोड़ रहा हूँ, तो 160 जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। इट इज अ टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। 160 भी 60 भी हो जाएगी, 161 पे नहीं होगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ जिसमें फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हाई।
NH3 का 400 के आसपास होता है। बात समझ आ गई? गैसेज विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। चलें आगे, इसमें यही था। इंटर के क्वेश्चन है वो आपको आते होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मैं पूछ ही लेता हूँ एक, मेरे को भरोसा कम है तुम लोगों पे। ए होती ऑर्थो में इंट्रा होती है, मेटा में इंटर होती है ना। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बताओ जी। इंटर का सर। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इंटर का ज्यादा होता है, ठीक है, ये सबको पता ही है। वेरी गुड। चलो ये था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। 15-20 मिनट में सिर्फ एक रिवीजन होती है, अगर अंदर से पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, ठीक है, मतलब कि मोटा मोटा आपको पता लग गया चैप्टर में है। थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम सराउंडिंग, उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, अच्छा, फोर्स, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी। हाँ जी, ये इसमें से इंटरनल प्रॉपर्टी कौन सी, एक्सटर्नल कौन सी, जल्दी। इंटेंसिव कौन सी, एक्सटेंसिव कौन सी, जल्दी। इंटेंसिव होती है जो मोल्स पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव मोल्स पे डिपेंड करती है। फोर्स, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स पे डिपेंड करती है, फोर्स होगी एक्सटेंसिव। प्रेशर होता है इंटेंसिव, ठीक है, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये टर्म हमेशा सेम रहेगी, ये मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, आपको पता होगा। इंटरनल एनर्जी वो भी क्या है, इंटेंसिव, इंटरनल एनर्जी पर मोल में होगी, है ना। इसी तरह हीट कैपेसिटी आती है, जैसे हीट कैपेसिटी जो होती है सी, वो होगी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, तो वो हो जाएगी इंटरनल, क्योंकि वो होती है पर ग्राम की। उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट सप्लाई प्लस वर्क डन, है ना। क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इफ, अब आगे इसके केसेस करते हैं, इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा यू इक्वल टू हीट सप्लाइड एट क्यू भी आ जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डीवी, माइनस पी डीवी, पी डीवी जीरो, तो क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू बी। इट मींस हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट, अब क्या होगा आप लोग बोलोगे, जल्दी बोलो। हाँ जी बोलो जी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, एनी गैसेस। डेल्टा यू जीरो। ओ वाह भाई वाह, फिजिक्स ने प्रिंस सर ने कराया लग रहा है ये, मेरा तो याद नहीं रहता। नहीं सर, रहता है याद। चलो बढ़िया बढ़िया। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करो तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी जीरो, डेल्टा यू जीरो। तो क्यू आ गया, क्यू आ गया माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ, अब जितनी हीट दोगे वो सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, जितनी हीट दोगे सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो ये थे इसके दो केस, एक केस और है आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक में क्या होता है, वॉल्स आइसोलेटेड होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू अपनी जगह, क्यू जीरो, हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती, तो वर्क डन आइडियाबैटिकली इक्वल्स टू, ये 2016 में क्वेश्चन आया था जेई में, तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हारी किस्मत में नहीं है इतने साल क्वेश्चन। वर्क डन आइडियाबैटिकली इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो जी,
ध्यान से अगर थोड़ा पढ़ो तो क्वेश्चन इजी ही लगेंगे आपको, ऐसा नहीं लगेगा कम क्वेश्चन में लगेगा कि बिल्कुल ही नया आ गया है ना। फिर हमारा फर्स्ट लॉ, इसके बाद एंथैल्पी, न्यू स्टेट फंक्शन डेल्टा यू होता क्या, मान लो एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट्स, इधर इंटरनल एनर्जी U1 है, इधर U2 है, तो क्या आएगा, वॉल्यूम मान लो इधर V1 है, इधर V2, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q प्लस या माइनस W माइनस PdV होता है, ठीक है, V2 माइनस V1, तो U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q माइनस PV2 प्लस PV1, एक तरफ ले जाओ टर्म सारी, U2 प्लस PV2 और माइनस में क्या है, माइनस U1 माइनस PV1 इक्वल्स टू Q, यानी कि U2 प्लस PV2 माइनस कॉमन U1 प्लस PV1, ये आ गया, इक्वल्स टू QP, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये एक पूरी टर्म बन जाएगी, ये एक पूरी टर्म बन जाएगी, क्या, एंथैल्पी H2 माइनस H1, इट मींस हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। मैं पास करा रहा हूँ, बहुत बेसिक्स नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है, आपको पता होना है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है, चले आगे। तुम्हारे पास दो रिलेशन आ गए, डेल्टा इज इक्वल टू QP, डेल्टा U इक्वल टू QV, अभी किया है सर इसके ग्राफ भी बता देते हैं हैं? सर, जो थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ्स नहीं होते, पीवी वेसल, कौन सा ग्राफ, PV दी पर गामा वो वाले, यस सर, कि मतलब अगर इसको वी कांस्टेंट है उसको उस ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, हैं? तो जैसे पीवी मतलब कांस्टेंट पीवी का ग्राफ दिया हुआ है, उसको वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ऐसे एक तो है। नहीं नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है सर। उसमें है, फिजिक्स में होगा, उसमें तो नहीं है। इसके बाद आता है बच्चे हीट कैपेसिटी। अब जैसे किसी सिस्टम को हीट कर रहे हो है ना, मान लो एक सिस्टम है, इसका वेट W है, इसको हीट कर रहे हो, तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाई, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, C, ठीक है, C क्या आ जाएगा, डेल्टा T बाई Q, हीट सप्लाइड इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन हीट, सॉरी, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन हीट सप्लाइड। आई बात समझ? अब देखो, अगर आप वेट वेरी करोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप वेट वेरी करोगे, मान लो एक बच्चा 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट कर रहा है, दूसरा 10 ग्राम को कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी हीट ज्यादा लगेगी, तो हीट ज्यादा लगेगी तो हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, तो हीट कैपेसिटी इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इसका कोई यूज नहीं है, फायदा नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब CS, Q बाई डेल्टा T डिवाइड बाय M, जो भी मास होगा, यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको, मेरे को लगा था, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको इधर से लिखते हैं, हीट सप्लाइड is directly proportional to change in temperature
हीट इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, ऐसे सी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी, क्योंकि इसके जो यूनिट होते हैं ना होते हैं जूल पर केल्विन, ऐसे। अब ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय एम, तो ये आ जाएगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, ये क्या है, 1 ग्राम के लिए इंटू मोलर मास, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, नीचे चला जाएगा, एन आ जाएगा नीचे, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन एन यहाँ पे मोल्स है, मोल्स निकालने आने चाहिए, है ना। इसको थोड़ा स्टडी करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ये सारा आना चाहिए। इसके बाद टॉपिक शुरू हो जाते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाले। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 gives 2NH3। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और आपको पता है एलिमेंटल स्टेट में जो फॉर्मेशन एनर्जी होती है वो 0 होती है, जैसे ये एलिमेंटल स्टेट में है, ये एलिमेंटल स्टेट में है, ये नहीं एलिमेंटल स्टेट में, NH3 बनाना पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो इस क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है -92.2। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, मालूम है को इसकी फॉर्मेशन निकालनी, फॉर्मेशन एनर्जी बच्चे होती है पर मोल में, तो प्रोडक्ट में, रिएक्टर प्रोडक्ट में कौन है, यही है 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इंटू 3 भी होगा, लेकिन इसकी और इसकी एंथैल्पी हो जाएगी बच्चे 0। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में इनको बनाना नहीं पड़ता, तो ये क्या आ गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। इसके बहुत से क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने, बहुत प्रैक्टिस की थी, ये आपको आना चाहिए। जो चैप्टर बहुत ज्यादा टाइम देके दिए हो उनको करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारा वो टाइम इन्वेस्ट किया खराब हो गया सारा। क्लियर है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है, जैसे C+O2 CO2, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है -393 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है, और ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी जब आप रीड करोगे, दोबारा करोगे। तो आज का आपका काम यही है, स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसको तैयार कर लो, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसके मेरे पीछे मत चलना, ये चीजें जिसको आती हैं वो मत करना, जो चैप्टर आपको वीक लगता है वो कर लो। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा 26 से, मंडे से। ठीक है, एक लेक्चर लगा है, वो आप लोग उतना रिवाइज कर लेना, दोबारा कराऊंगा, टाइम होगा प्रॉपर, और बाकियों के हम ऐसे करेंगे, इकट्ठे इकट्ठे चैप्टर के टेस्ट ले लेंगे, नहीं तो आप पिछला फिर भूल जाओगे। ठीक है बच्चे, यस सर। थर्मो में अब आपका यस सर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रहता है, सेकंड लॉ रहता है, गिब्स एनर्जी रहती है डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। इसके केसेस हैं, स्पॉन्टेनिटी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम मिलते हैं कल। कल मैं आपको इक्विलिब्रियम थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, राइट। आप लोग थर्मो, स्टेट्स ऑफ मैटर अगर नहीं आता कर लो, ऑर्गेनिक हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं।